नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत और इजराइल के रिश्ते परवान चढ़ते हुए और इन सब के ऐतिहासिक गवाह ये देश भी बनता हुआ और विश्व भी बनता हुआ। जी हां, इजरायली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रिवलिन ने मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया है। रिवलिन ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। बीते दिन की तस्वीरें आपको याद होंगी और आज की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आज दोनों की मुलाकात और इसी के जरिए क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का कीजिए इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी होगी शुरुआत और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 17,000 करोड़ की डील तक ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। इससे पहले राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की। गर्मजोशी जो दोनों देशों के रिश्तों में दिखाई दे रही है वो अब देश और विश्व दोनों के सामने है। और इसी के साथ विदेश नीति में भारत का यह नया युग का आगाज है। दोस्ती नए आयाम पर पहुंच रही है और भारत ने यह साफ कह दिया है कि अब यह रिश्ता सबके सामने है। दोनों देशों के बीच सामूहिक रूप से विदेश नीति में बदलाव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो इजराइल के दौरे पर गए, इजराइल की जमीन पर गए। बीते दिन तेल अवीव में वो पहुंचे, जहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। और आज यरूशलेम में सबकी नजर इन्हीं तस्वीरों पर है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री दोनों देशों के मिल रहे हैं और यहां पर जो फैसला होगा, जिन डील्स की बात होगी, उससे हिंदुस्तान आतंकवाद में एक समग्र संघर्ष और लड़ाई के लिए कितना अपने आप को मजबूत बना पाता है, इस पर भी विश्व की नजर होगी। क्योंकि सबकी नजर अगर देखें तो इस वक्त यही है कि आतंकवाद से जूझने में इजराइल और इजराइल की तकनीक, उसके साथ हुए डिफेंस डील के जरिए भारत कितने कदम आगे बढ़ पाता है। गर्मजोशी बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत इस वक्त भी जारी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। इस बीच भारत और इजराइल की दोस्ती कैसे अब नए आयाम पर पहुंच रही है, ये प्रधानमंत्री का इजरायली दौरा और उनका जबरदस्त स्वागत दोनों देशों के आने वाले कल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस बीच आपको बता दें, हमने आज तक पर खास आपके लिए इंतजाम किया है। अभी से रात 7 बजे तक लगातार इसी बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। कम से कम 8 से 10 पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे जो हर बारीकी को आपके सामने रखेंगे कि ये रिश्ता हिंदुस्तान के लिए आखिर क्यों इतने मायने रखता है। वही प्रधानमंत्री भी समझा रहे हैं, सुनिए। दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने भारत में एक शब्द को प्रारंभ किया था, मेक विथ इंडिया, और मैं कल ये अनुभव कर रहा हूँ कि कईयों के मुंह से मैं आपका ये शब्द सुन रहा हूँ। यानी आपका ये विचार कैसे प्रकुलित हुआ इजराइल में, वो भली भांति मैं अनुभव कर रहा हूँ। काफ़ी मैं यहाँ अपनापन अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया, स्वागत सम्मान किया, और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़ करके बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।
तो देखा आपने, मोदी जहां इजराइल की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं इजराइल के राष्ट्रपति भी मोदी के मुरीद हो चुके हैं, उन्हें दुनिया का बेहतरीन नेता मानते हैं। I would like to say that it is only 8 months since I visited your country, and I could never forget our visit because we found a real, very strong nation with strong ideas, with strong wishes and goals and tasks, and I must say, with the all respect that I have and the pleasure that I have, that you are one of the greatest leaders of the democracies in the world in this time. तो देखा आपने, दोनों ही तरफ से गर्मजोशी में कोई कमी नहीं है। नए सिरे से रिश्तों को लिखने की एक कवायद साफ दिखती है, मंशा दिखती है, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो नजर उस डील पर है कि आखिर भारत कैसे आतंकवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ सकता है, कैसे इजराइल की तकनीक को हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल डीपीके पिल्लाई, जो कि रिसर्च है फेलो, रिसर्च फेलो है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज में, वो हमारे साथ यहाँ पर है। स्कंद आर्तयाल जी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट है। शीलकांत शर्मा जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ सैयद जफर इस्लाम, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग तरीके से राजनीति इस मुद्दे पर हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो साहस दिखाया जिसमें वो इजराइल को लेकर एक अलग विदेश नीति के साथ खुले में, मतलब सामने से हमने ये तय किया कि हम इजराइल जाएंगे और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, विश्व के सामने रखेंगे, वो संदेश देंगे जिसमें हम इजराइल को उसका महत्व दे रहे हैं। किस नजरिए से ये पूरा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है प्रधानमंत्री से कि गए, गर्मजोशी भी मिली, झप्पियां भी हुई, लेकिन हिंदुस्तान को क्या मिला? यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए अंजना जी, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। पहली बात कि इस ऐतिहासिक दौरे से जो कि उन्होंने एक आइस ब्रेक किया, आइस ब्रेकिंग दौरा था ये प्रधानमंत्री का, जो जिसके लिए साहस चाहिए था, साहस भी दिया, और इसके लिए पूरे ग्राउंड जो प्रिपरेटरी ग्राउंड होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने पिछले 3 सालों में किया। सबसे पहले देखिए, जो मिडिल ईस्ट कंट्री, जो सबसे बड़ा बॉटलनेक होता था भारत के लिए कि मिडिल ईस्ट कंट्री किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी, आज वहां से सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है सऊदी अरब से लिया, कतर से ले लिया, और कुवैत से भी, सब तरह के जो जितनी तरह की हो सकती चीजें वो उन लोगों से रिश्ते में सुधार लाने की वो कर लिया। उसी तरह से ईरान को देखिए, ईरान से हमारे रिश्ते और अच्छे हो गए। तो जो भी प्रिपरेटरी वर्क था प्रधानमंत्री ने किया, और ये उसके बाद आज जो दौरा ये किया, ये बड़े कई मानों में ऐतिहासिक है। इससे सबसे पहले जो है ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की जीत है। इस बात को दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह की रिसेप्शन दी गई वो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं किसी और प्रीमियर को किसी और कंट्रीज के दिया गया था। इस तरह से इससे देखा जाता है, इसको इक्वेट किया गया यूएस प्रेसिडेंट की तरह, उनके साथ खड़ा किया गया। उससे भारत के प्रधानमंत्री का कद बढ़ा, हिंदुस्तान का कद बढ़ा, और जो ग्लोबल कम्युनिटी उसको एहसास हो गया भारत इज नो मोर ए सॉफ्ट नेशन, नो मोर ए स्मॉल नेशन, बट एक ऐसा डेमोक्रेसी है जिसको पूरी दुनिया को उसको लोहा मानना पड़ेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री ने बनवा दिया। अब जो बात रही है कि भारत को क्या मिलेगा, भारत को सबसे पहले कि भारत की स्टैंडिंग ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत ऊपर हो गई। दूसरी बात है कि भारत जब टेररिज्म पे बात, हर प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म पे बात करता है प्रधानमंत्री, आज ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ लाने में शायद हमें और सफलता मिलेगी, इसलिए कि इजराइल हमें टेररिज्म से डील करने में बहुत तरह की सहायता करेगा, और साथ साथ हमारे पड़ोसी एनिमी कंट्री को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इजराइल, जिसके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, हमारे साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है ताकि हम टेररिज्म से जब डील करें तो हमको लड़ने में उसकी पूरी सहायता हमको मौजूद हो। तीसरी बड़ी बात है जो है कृषि के क्षेत्र में, जो उसमें वो लीडर है, जो इसको लीडर पूरी दुनिया मानती है, और उसमें जिस तरह की सहायता, जिस दोस्ती का बार बार उन्होंने जो ये किया, उन्होंने जिक्र किया बार बार वहां के नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारी दोस्ती जो है इस तरह की है, हम बहुत मजबूत रिश्ता रखते हैं। ऐसे में हमें हर तरह का जो म्यूचुअल कोऑपरेशन जो उम्मीद है वो हमें मिलेगा, और भारत को इस ऐतिहासिक विजिट से बहुत तरह के लाभ होंगे, डिफेंस कोऑपरेशन में, एग्रीकल्चर में, और खास के टेररिज्म के प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा करके, और जो लोग हिंदुस्तान को गलत नजर से देखते हैं उनको
अब दूसरे नजर से देखना पड़ेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कद यूएस प्रेसिडेंट के बराबर करके उसने इस बात को कह दिया कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये एक जीत है और इस जीत को मानवा लिया पूरी दुनिया ने, भारत प्रधानमंत्री ने। चलिए ठीक है, आपने आखिर में जो लाइन कही उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के कद पर ले जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है या नहीं है, लेकिन उससे आगे अब इस बहस को लिए चलते हैं, क्योंकि जिस गर्मजोशी से तयाल साहब स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का, कहते हैं कि प्रधानमंत्री का नहीं पूरे देश का स्वागत होता है। और डिप्लोमेसी के नजरिए से हम देखें या फिर जो डील्स हो रही है उसके नजरिए से देखें तो इसको किस तरह से आंकना चाहिए, क्योंकि पानी, कृषि, डिफेंस, आतंकवाद के लिए नई तकनीक से लेकर हर मुद्दे पर, स्पेस, जैसा कि खुद नेतन्याहू ने भी जिक्र किया, सब पर डील्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गर्मजोशी क्या बता रही है? देखिए, इजराइल ने तो हमेशा दोस्ती का हाथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ाया, पर कुछ ना कुछ हमारी तरफ से संकोच रहा और हम उस गर्मजोशी से उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। और अब जो सब सामने आ रहा है, 1962 में उन्होंने हमें आर्म सप्लाई किया, 1971 में सब एम्यूनिशन सप्लाई किया जो अंडर द रडार हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये सब जो अंदर था वो अब सामने आ रहा है। और कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा तो हम 70 साल से आपका इंतजार कर रहे थे। और पिछले 10-15 साल में जो हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक, सामरिक, इंटेलिजेंस, उन सब में बहुत ही अच्छा सहयोग चल रहा है, पर पॉलिटिकल लेवल पे कुछ ना कुछ संकोच था। हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वहाँ जाने में थोड़ा सा संकोच करते थे। इस गवर्नमेंट ने आकर वो संकोच अब खत्म कर दिया है, क्योंकि देखिए उनके प्रेसिडेंट 1996 में आए थे, तो हमारे प्रेसिडेंट की एबीसीडी बताना चाहेंगे क्या? संकोच तो आप, क्योंकि हम ये देखते थे कि दूसरे देश जो वो भी जो हमारे मित्र हैं, वो हमारी और इजराइल की अगर बहुत ही ओवर द सरफेस बहुत अच्छी तरह गर्म जोशी से संबंध होंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और हम दुनिया में हर देश से हमारे संबंध अच्छे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अरब के देश हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। पर अब जो इस तरह की विदेश नीति उभर के सामने आई है कि सब कंट्रीज से रिलेशन 1-on-1 है। हमारे रिलेशन अगर इजराइल से हैं तो वो भारत के लिए कितने अच्छे हैं उस पर नापा जाएगा, इस तरह नहीं कि कोई और देश उसको किस तरह से देखता है, किस तरह से आंकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा एक क्लैरिटी है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि फॉरेन पॉलिसी केवल देश के हित में चलाई जाएगी, ये नहीं कि कोई और देश उसके बारे में क्या सोचता है। अब हम जो तमाम डील हो सकते हैं वो आपको बता दें एक बार सरसरी निगाह से कि कौन सी वो डील्स हैं जिस पर हिंदुस्तान की नजर है, कौन कौन से सौदे हो सकते हैं और हिंदुस्तान के नजरिए से वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त भी चर्चा जारी है, बड़े रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। जो जानकारी आ रही है, गंगा सफाई अभियान पर हो सकता है करार, यानी सिर्फ डिफेंस डील नहीं, उससे आगे क्या क्या, कृषि, सिंचाई, इन सब की नई से नई तकनीक पर। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं ब्रिगेडियर मिश्रा, वक्त ब्रेक का भी हो रहा है, लेकिन बीजिंग और इस्लामाबाद, उनकी नजर कैसी हो रही होगी आज? टेढ़ी? कल मैं पाकिस्तान का टीवी देख रहा था जी, और वहाँ तो ये बड़ा मसला ये चल रहा है कि भाई ये मोदी साहब ने ये कर दिया और वहाँ चले गए, हमको कुछ करना चाहिए, तो बड़े असहाय से फील कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। और बीजिंग तो ये समझ रहा है कि अगर इंडिया का इसी तरीके से रहा, मोदी जी अमेरिका गए, उन्होंने कहा भाई जापान के साथ हम एक नेवल एक्सरसाइज करेंगे, यूएस, जापान और इंडिया, तो वो भी ये समझ रहे हैं कि इंडिया को समझ नहीं रहा है खास। हालांकि उनका जो स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि जब शी जिनपिंग आए थे तब भी चला था, तो उस वक्त भी हमारी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड मूव की थी, तो उनको ये लगा कि कुछ मामला जमा नहीं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप अपने में खुद में कॉन्फिडेंट है और समझती है कि मैं हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, और उसी के साथ साथ तैयारी है, और सिर्फ तैयारी के साथ साथ विल है, डिटर्मिनेशन है, तो ये दोनों देश इनको बहुत तकलीफ होगी। चलिए, इसी के साथ तकलीफ उनकी, लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से कितनी बड़ी कामयाबी। आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक जी, क्या एक जो लोगों के मन में बात गुजर रही है कि नए सिरे से हम विश्व को देख रहे हैं और विश्व भी हमें देख रहा है, क्या है इसका अर्थ? देखिए अंजना जी, मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा कि अभी जो हमारे विशेषज्ञ बताए भी हैं, ये रिलेशन आज के नहीं है। आप देखिए, मैं जब पहले यहाँ एम्बेसी खोली गई थी कनॉट प्लेस के ऊपर एक बिल्डिंग में, सबसे पहले उनके एम्बेसडर आके 93 के आसपास एग्जैक्ट, आज तक फिर कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? या बस हाँ, ये सबसे बड़ी बात है।
प्रधानमंत्री के जाने से, वरना तो आप कहें मोरारजी भाई के समय में जनता पार्टी सरकार थी, वो ये माना जाता है कि तब सीक्रेट मिशन पर वहाँ के नेता मोशाय यहाँ पर आए थे, मोशे दयान आए थे, और इसलिए वो भी अभी उसके बारे में कंफर्म कहते नहीं, तो कई सीक्रेट कुछ इजराइल भी रखता था जैसा अभी बताया गया। लेकिन ये सही है कि पहली बार एक रिश्तों को, जैसा कहा गया, ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं, और तब भी नरसिंह के समय में भी ये हुआ कि ईरान के साथ रिश्तों को बढ़ाया गया, बल्कि हम जैसे लोग डेलीगेशन वहाँ भी गए हैं, और इजराइल के एम्बेसडर के साथ यहाँ भी ये होता था कि भाई बात कैसे आगे बढ़ सकती है। तो लेकिन ये कहना चाहिए कि एक आगे बढ़ करके दुनिया में हमारा नक्शा, मैं एक बात जोड़ूंगा जो पहले हमारे मित्र कह रहे थे बीजेपी के, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति अभी पॉलिटिकली देखा जाए तो हमसे तो बहुत कमज़ोर हैं, लोकतंत्र में भी हम आगे हैं, इसलिए हम ये क्यों कहें, हमारा तो शुरू से लक्ष्य है, हिंदू धर्म जो धर्म में भी कहें आप, कि ये कहा जाता है सबको समान देखते हैं, हम उनसे ऊपर हैं। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे भारतीय राजनीति जो नुकसान हुआ है वर्ल्ड में नुकसान हो सकता है। हम सुपीरियर न कहें, हम ये कहें कि हम उनके समकक्ष हो सकते हैं, हम उनका भला चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इजराइल के साथ, मैं अभी अपने काम पे बात पे आऊँगा, साइबर के जरिए जो सबसे बड़ा खतरा है, अजय जहां हम बैठे हैं, हमारे आपके स्टूडियो कंप्यूटर पर जो सबसे बड़े खतरे आ रहे हैं लगातार, कभी चीन से सबसे ज़्यादा, पहले तो डिफेंस का ही चला गया था, तो उनके साथ जैसा मैंने कहा, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस दुनिया की CIA जिसको हम हल्ला मचाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर रही है। क्या हम उनसे क्या सहयोग ले सकते हैं कि आतंकवाद से निपटने में? युद्ध के लिए तो हथियार आएंगे, फिर हम बनाएंगे। अभी जो 17,000 करोड़ की, और इस जो अभी घोषणा पत्र जारी होगा उसमें उस सौदों का डिटेल तो नहीं आएगा। कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब जाते हैं तब कोई ऐसी घोषणाएं वहां नहीं करते कि इतने हजार करोड़ का ये फलाना टैंक खरीदेंगे, इतने हजार करोड़ का फलाना ये खरीदेंगे। इसलिए ये मानना चाहिए कि इसको हाइप नहीं करके एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में जो होना है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर आतंकवादी जिस तरह घुसते हैं, उन पर ड्रोन जिस तरह से हमें मिले और उसमें हथियार भी हो, आज वही नहीं, नक्सलवादी जो हमारे यहाँ हैं, वो आतंकवाद अब हमारी सीमा से ज्यादा खतरनाक है। क्या उससे निपटने के लिए हमें उससे सहयोग मिलेगा? ठीक है कर्नल, पहले ये सवाल मैं अब आपके पास लाना चाहती हूँ। जिस इजराइल के इंटेलिजेंस की इतनी चर्चा होती है, वो दरअसल हिंदुस्तान को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? इजराइल के जो एक्सपीरियंस है उनके, एक आप देखेंगे शुरू से उनका रहा है कि उनको अलर्ट रहना पड़ा था, बिकॉज वो एक सराउंडेड बाय हॉस्टाइल स्टेट्स हैं। इनका जो शुरू से शुरुआत थी, जैसे हम भी ऐसे ही रहे हैं, मगर हमारा थोड़ा सा बिनाइन पॉलिसी रहा। इनका इंटेलिजेंस पे रहा, हमेशा इन्होंने अपने टारगेट करके, इनका पॉलिसी जो है काउंटर टेररिज्म के लिए भी टोटली अलग है हमारे सिस्टम से, मगर इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो आपने देखा होगा, ब्लैक सितंबर में आपने सुना होगा 1972 में जब गोल्डा मेयर ने ऑथराइज किया था, उन सब जिन्होंने हिस्सा लिया था उसमें, उनको सबको एलिमिनेट कर दिया था। यानी कि इनका इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है और इनके साथ जो टेक्नोलॉजी है इनके पास में, उसका पूरे दुनिया में कोई तुलना नहीं जी। तो हम उसमें, और हमारे मिलिट्री जैसे आर्मी में हमें इनके सिस्टम्स, वॉर कैंपेन्स को सिखाया जाता है, जो हमारे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं इनके साथ में ऑफिशियली, मगर बिहाइंड द सीन्स हमारा 1948, 1962, 1965 में भी इन्होंने मदद किया था। हमारा कारगिल में ही नहीं, इन्होंने 1962 में हमें ये हॉबिट्सर्स भी दिए थे जो 99 तक इस्तेमाल किया गया। 71 ऑल्सो, 71 में भी उन्होंने, पहले लोग थे जो बांग्लादेश को रिकग्नाइज किया था। तो इसमें इनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इनका सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग, इनका जो काबिलियत है, वो उसके दुनिया में इनके तुलने में कोई नहीं होगा। शीलकांत शर्मा जी, इसी पे मैं चाहती हूँ आप आगे ऐड करें, और हिंदुस्तान के नजरिए से जिसको अभी तक करते भी थे, मदद लेते भी थे, तो सामने नहीं रखा जाता था, ये जो झिझक और ये जो बदलाव किया गया है, उसका क्या अर्थ है? देखिए, डिप्लोमेटिक एक बेफजूल की नेगेटिविटी हमारी फॉरेन पॉलिसी में थी। चाइना जब इजराइल से संबंध रखता है तो अरबों को कोई परेशानी नहीं होती। जब रूस इजराइल से संबंध करता है तो अरबों को कोई परेशानी नहीं होती। जब हिंदुस्तान जाता है तो उनको परेशानी हो जाती है, हम सोचने लगते हैं कि उनको परेशानी होगी। तो ये एक तरह का जो आत्मबंधन हमने अंदर लगा के रखा था। प्राइम मिनिस्टर जैसा बोल्ड आदमी, मोदी के समान बोल्ड पर्सनैलिटी, उसने उसको फेंक दिया और वो गए हैं वहाँ। तो ये बात जो है, इसके लिए एक बोल्ड लीडरशिप की जरूरत थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने दी है। और जो गए हैं, अब देखिए जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, और जो पोप और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात होती है, वो इजराइल के आकलन में भारत कहाँ है, ये इसका परिचायक है कि उन्होंने ये देखा कि भाई इजराइल ये भारत को वो दर्जा देना चाहता है। तो इसको समझना चाहिए, इजराइल एक स्मार्ट कंट्री है, वो डम्ब नहीं है, उसके लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, और उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं वर्ल्ड में। जो नोबेल प्राइज दी जाती हैं, एवरी सेकेंड ईयर यू हैव अ जू गेटिंग नोबेल प्राइज। अच्छा, ये जूस के साथ हमारा जो संबंध है
हिस्टोरिकल है, कल्चरल है। मैं शीलकांत जी, बहुत दिलचस्प बात आप बता रहे हैं और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है और जो एक्सपर्ट्स हैं तमाम वो यही कह रहे हैं कि इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान अपने बढ़ते हुए कद के साथ अपने फैसलों को कितने सुदृढ़ तरीके से या फिर मजबूत तरीके से विश्व के सामने आज रखने की काबिलियत दिखा रहा है, उसका एक उदाहरण है इजराइल से ये रिश्ता बनाना। और फिर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति पर एक नेतृत्व के नजरिए से देखें तो बड़ी मुहर इस पर लगती है। अब की बार दोस्ती दमदार। आप देख रहे हैं लगातार कवरेज आज तक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत इस वक्त भी जारी है। अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी बड़े समझौते होते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी मीडिया के सामने। हो सकता है कुछ सवाल जवाब भी वहां पर हो, सबको बस बेसब्री से उसका इंतजार है क्योंकि यहां पर एक नई जो इबारत लिखने की बात हो रही है कृषि रक्षा क्षेत्र में, उसका एक खाका कम से कम जरूर विश्व के सामने होगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की बातचीत इस वक्त भी चल रही है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आगे ये पूरा मामला चलेगा। शीलकांत शर्मा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूं सर, क्योंकि सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि हिंदुस्तान के लिए इजराइल के साथ खुलकर विश्व के सामने आना इतना जरूरी आखिर क्यों था? क्या क्या फायदा हो सकता है हिंदुस्तान के नजरिए से इजराइल से इस दोस्ती पर? वो इसलिए जरूरी था कि दुनिया के जिन देशों में भारत के लिए एक गहरी सद्भावना है, एक गहरी दोस्ती की चाह है, इजराइल उनमें से एक है। और इजराइल अपने आप से ये आकलन करके भारत की तरफ बढ़ता है और भारत की जो खूबियां हैं उनका असेसमेंट करता है। तो हमें इजराइल के सामने अपने को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, वो समझते हैं इजरायली कि भारत में क्या खासियत है। नहीं, वो तो बेंजामिन नेतन्याहू के व्यवहार में, उनकी आंखों की चमक में समझ में आ रहा था कि उनके लिए मोदी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रेशियस है। हमारे लिए बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल क्या हमारे लिए इजराइल ये है कि इजराइल एक तो तकनीकी और साइंस की दुनिया में जो फ्रंटियर्स हैं उनको छूता है। उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है इजराइल का, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। इवन अमेरिकन्स उसके सामने नहीं टिकते। वो हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे सुसाइड टेररिस्ट हैं, इसके जब ये सब शुरू हुआ तो वो उन्होंने साइकाइट्री शुरू की और ये जानना शुरू किया कि ये क्या चीज है जो कि इसको टेररिस्ट को सुसाइड की तरफ ले जाता है, खुद को उड़ाकर दूसरों को मारने का ये फितूर क्या है। तो उसके बाद इजराइल फिर उसके जवाब में आया। अच्छा। और इसलिए आप इजराइल में देखिए सुसाइड टेररिज्म के लिए काफी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, तो वहां कम होता है। ये मतलब इतने चारों तरफ से घिरे हुए हैं फिर भी वहां पे ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे डील करना है। हमको ये चीज उनसे लर्न करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फालतू के फिर दूसरे विचारों में क्लटर नहीं करते दिमाग को कि फला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। वो उनका जो ध्येय है सामने है वो करते हैं। तो भारत के साथ भी यही बात है। तो भारत के साथ अच्छा फिर वो तैयार है तकनीक में आपसे कोऑपरेशन करने में। और जो बताया गया अभी इसके पहले भी कि पिछले 30-40 सालों में कभी चुपचाप कभी खुल के वो भारत के साथ आते रहे हैं। तो हमें उसको ये जो समानता है, जो तादाद में है, इसको हार्नेस करना चाहिए टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। और दोनों तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल, दोनों तैयार हैं इसके लिए। और इसीलिए हिंदुस्तान ऐसी निगाहों के साथ देख रहा है कि क्या आतंकवाद से लड़ने में जो इजराइल की तकनीक है उसका इस्तेमाल होगा। इजराइल को देखिए आप भौगोलिक रूप से, ऐसे देश हैं चारों तरफ जिसे कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ चुनौती है। हिंदुस्तान के लिए तो पाकिस्तान और चीन को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे भौगोलिक रूप से सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ इजराइल कैसे अपने आप को आतंकवाद से लड़ता हुआ दिखाता है नई तकनीक के सहारे, ये हिंदुस्तान सीखना चाहता है। लेकिन सर उससे पहले जरा, क्योंकि आज जो ऐलान होना है उसका तो इंतजार है ही, लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा है जिस पर देश की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई हमले में मारे गए एक परिवार से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। वो 10 साल के मोशे, उसकी खबर आपने बीते दिन से देखी होगी। मोशे के माता पिता 26/11 मुंबई अटैक में मारे गए थे। उस वक्त मोशे सिर्फ 2 साल का था, आज 10 साल का हो गया है। उनसे बात की हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने। Moshe, you know the Prime Minister of India is coming. Would you like to say something to him, Mr. Modi? I like him. What do you like to say to him? I love him. You love Mr. Modi. Why is that? Because if for so much people is there in India and he come to me.
of all the people that are there in India, he has come here especially to meet you. Moshe, tell me, do you remember your time in India? Do you remember Sonu Man? No. But you still remember a little bit of language that you learned or anything that you learned in India? Yes. Yes. Numbers. Numbers. Only numbers. Hindi numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and you're 10 years old now. Any time that you want to maybe go back, just the time that you spend there, anything at all that you want to go back to India and remember? I want to go back to India. Yes. For my command. Yeah, for my Nariman house. To the Nariman house. To be the rabbi. To be the rabbi. Like my parents, my father. Like my parents, my father. You will go back to Nariman house like your parents. Yeah. तो देखा आपने, मोशे हिंदुस्तान आना चाहता है। जाहिर तौर पर तब 2 साल का बच्चा था जब 26/11 की घटना घटी थी। याद नहीं है उस वक्त का, लेकिन गिनती और ऐसी कुछ चीजें जो हमेशा जहन में रह जाती हैं, उसका जिक्र करते हुए मोशे, प्रधानमंत्री आज मिलने वाले हैं मोशे से, और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको जरूर आज तक पर दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको भावनात्मक रूप से देखें तो इसके कई मायने हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको एक नर्स ने उस वक्त बचाया, उसकी नानी उसको लेकर गई, वो आज भी वहां पर है, और ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक अलग सा चेहरा मोशे का बन गया है। इस बीच लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सभी खास मेहमानों से। जफर साहब, कुछ बताना चाह रहे थे आप? जी, मैं जो पहले आपका सवाल था शीलकांत जी से, उसी पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाह रहा था। हाँ। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिलचस्प बात है, जिसको मेरे ख्याल से पूरी दुनिया देख रही है, और हम हिंदुस्तान में भी इसको गहराई से देखें तो बहुत अच्छा होगा। आज के दिन में आप भारत के प्रधानमंत्री और हमारी जो कूटनीति रही है, हमारे फॉरेन पॉलिसी रही है, उसको सराहना करनी पड़ेगी, इसलिए कि हमारे रिश्ते जो है, हमारे जो भी पहले एक झिझक रहती थी हिंदुस्तान में बराबर कि अगर हम इजराइल से दोस्ती का हाथ और इस पैमाने पे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है और ईरान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। आज देखिए हमारी कूटनीति कैसी रही कि इजराइल से हम जिस पैमाने पर रिश्ते ले गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उसी तरह सऊदी अरब भी देख रहा है, कुवैत भी देख रहा है, इराक भी देख रहा है, अफगानिस्तान भी देख रहा है, और साथ में कुवैत भी देख रहा है और कतर भी देख रहा है। लेकिन कहीं से भी आप एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने सबके साथ रिश्ते बनाए हैं, 1-on-1। फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा नजरिया उन्होंने ये बताया कि देश के हित पे जो डिसीजन लेना है नेशनल इंटरेस्ट में लिया जाएगा, और इसलिए उन्होंने सऊदी अरब के साथ भी किया। यूएई में भी देखिए, जिस तरह की बात कोई मनवा नहीं सकता था, उन्होंने बनवाया, मंदिर तक बनवा दिया वहां पर। ऐसे में आज हमारी नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी जो रही है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन पे, एक तरह से ड्रिवन है कि नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, और नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका असर जो है दूसरे कंट्रीज में भी अच्छा पड़ता है। और इसी तरह सऊदी अरब हो या मिडिल ईस्ट कंट्री, अदर कंट्रीज हो या ईरान है, इसके बारे में उनको नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। दयाल साहब, इस पूरी चर्चा को आगे ले जाते हुए ये तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से कर ही दिया कि 1-to-1 रिश्ता होगा। इससे पहले भी मई के महीने में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति आए थे, उनका स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने यह भी तब कहा कि हम फिलिस्तीन के कॉज के साथ हैं, लेकिन रिश्ता इजराइल से नए सिरे से लिखेंगे। मतलब 1-to-1 हर देश के साथ कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ये जोर दिख रहा है। लगातार हम दिखा रहे हैं दोनों देशों के बीच क्या व्यापार है। एक जॉइंट फंड भी डिक्लेयर किया गया है इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे के पहले, और उस जॉइंट फंड का इस्तेमाल होगा दोनों देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए। दयाल साहब, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रही थी कि आई विद आई, आई फॉर आई, ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया है इंडिया और इजराइल के लिए। सवाल ये है कि हम कैसे ये समझें, और अपने देश में जो लोग नजर गड़ाकर बैठे हैं कि इजराइल पर जो ये हाइप क्रिएट हो रहा है इस वक्त, उसका अर्थ दरअसल क्या है? इजराइल की वो क्या उपलब्धियां हैं जिस पर हम इस वक्त नजर डालें, ताकि हम ये समझ सकें कि हम क्या हासिल कर पाएंगे?
मैं समझता हूँ कि जो ये कहा गया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा मेक विद इंडिया जी, वो भारतवर्ष के लिए आगे शायद सबसे महत्वपूर्ण वाक्य और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होगा। देखिए, इजराइल केवल 7 मिलियन लोगों का कंट्री है। अमेरिका चाहता है सब अमेरिका का सामान खरीदे, चाइना चाहता है सब चाइना का बना हुआ सामान खरीदे, पर इजराइल इतना छोटी पॉपुलेशन है उसकी, और उनका अपना इनोवेशन, अपनी उन R&D, अपना जो कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पर है, तो उनको इसमें कोई झिझक नहीं होगी कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है वो उसका इस्तेमाल भारतवर्ष में हो और उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में हो। और ये रास्ता भारतवर्ष के लिए जो मेक इन इंडिया वाला जो एक बहुत बड़ा ध्येय है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा जो फ्यूचर में है वो बहुत एक खतरनाक हमारे सामने एक समस्या है। उसमें इजराइल और भारत मिलकर, और एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। वो कैसे डबल होगी जब तक कि वो वैल्यू एडेड चीज़ें वहाँ नहीं बनाई। राजस्थान में 1 लाख ओलिव ट्रीज लगाए गए हैं इजराइल की मदद से, और वो फ्लरिश कर रहे हैं। 100 टन ओलिव जो हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ वो अब राजस्थान में हो रहा है। तो कट फ्लावर्स और ओलिव और तरह तरह की जो नई नई चीज़ें, किस तरह एग्रीकल्चर तकनीक, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ये सब नई तकनीक और बहुत आगे की तकनीक इजराइल के पास है, वो कैसे मिलेगा। और इस बीच मोशे की तस्वीरें भी आनी अब शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज मोशे से होनी है, और इस दमदार दोस्ती में एक नया आयाम ये भी है कि मोशे से आज प्रधानमंत्री मिलेंगे। 10 साल का बच्चा है। 26/11 के आतंकी हमले में मुंबई में उनके माता पिता मारे गए थे, लेकिन इसका एक अलग मायने निकाला जा रहा है। दोनों देशों के कई बार मतलब प्रतीकात्मक तरीके से बात को आलोक जी आगे ले जाने के लिए भी ये बड़ा सिंबॉलिक एक लम्हा होगा। देखिए, खास करके ये प्रतीक इसलिए है कि आतंकवाद की लड़ाई में मुंबई में जिस तरह से जितने देशों के लोग मारे गए, इसके माता पिता भी मोशे के, उसका सिग्निफिकेंट है। उन्होंने निशाना बनाया और वो बच्चा आज भी ये कहता है कि मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। ये भारत तो आतंकवाद से ऐसे कितने ही बच्चे प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों बच्चे। इसको कहना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर जिस तरह से बार बार आतंकवादी हमले हुए, देश के अंदर हमले हुए, तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये है। और दूसरा, मैं साथ में एक और जोड़ूंगा, चूँकि हमें आगे ही बात चल रही थी, क्योंकि हमारे देश में आज भी 70-80% लोग कृषि पर निर्भर हैं, और वो भी एक हथियार आप समझिए, क्योंकि उन लोगों को सुरक्षित बनाना, उनके लिए करना, और गंगा जो उनका इलाका है, गंगा की सफाई की अभी जो अनाउंसमेंट होगा उसमें हम लोग पिछड़े रहे हैं बहुत सालों से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर सक्षम इस देश को बनना है, सरहद की लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। देश के अंदर किसान एक अलग जंग लड़ रहा है, और सक्षम देश तभी बनेगा जब सही तकनीक के साथ हर जगह हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बात मोशे की हो रही थी, वापस उसी पर आते हुए उनकी नानी से, सैंड्रा से बात की हमारी सहयोगी जोशी ने। सुनिए। Someone who in fact is just intertwined with Moshe's life is Sandra. Sandra, 8 years, it has been 8 years, and now you're going to meet the Prime Minister. If there's one thing that you want to tell him, what is it? I'll thank him for remembering Moshe boy and making his precious time to say hello to Moshe boy. Yes. I'll say, sir, thank you very much for remembering Moshe boy. Has that date, is that date ever going to be removed from your mind? No, I don't think so. No. I don't think so. No, it can't. Why? What does it mean to you? It means. What does it mean? It's like I'm having a new life. Moshe boy is having a new life, and it's something great to remember, isn't it? Yes. But what about those who are behind it? भारत और इजराइल के रिश्ते एक इस मुकाम पर है जहां दोनों आतंकवाद के खिलाफ खास तौर पर एक गठबंधन दोनों ने बनाया है, पर आतंकवाद की ही वजह से दोनों देश एक वक्त पर करीब आए थे, और एक छोटे से बच्चे की वजह से, एक इजरायली बच्चा जिसने अपने माता पिता को खोया, और आज वो 10 साल का होगा। बेबी मोशे का नाम हम सबको याद होगा। अब वो एक 10 साल का बच्चा हो गया है, पर उसके घर में अभी भी यहाँ जेरूसलम में उसके माता पिता की फोटो है। वो माता पिता जिनको आतंकवाद ने छीन लिया था, पर उसके साथ इन्हीं यादों को भुलाने के लिए वो महिला भी है, उसकी नानी सैंड्रा, जो कि उस वक्त पे आधे घंटे के अंदर मोशे को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ा करके
निकाल लाई थी। सैंड्रा, 8 साल बाद भी जब आप इन तस्वीरों को देखती हैं तो आपके जहन में क्या होता? ये तस्वीर मैं देखते तो मेरे को बहुत खुश लगता है, बहुत खुश आता है कि बहुत लाइक उसकी मम्मी को तो इतने काम थे उधर, बट वो टाइम निकाल के, वक्त निकाल के उसका बच्चे के साथ वो रहती थी, खाने पीने। सैंड्रा, बताइए ये जो तस्वीर है, हाँ। ये मोशे की और उनकी मम्मी की, ये वही नरीमन हाउस की है? नरीमन हाउस की है, नरीमन हाउस की है। वो इसका डैडी ने निकाला था ये तस्वीर। यादों का कारवां आज नए रिश्तों के कारवां में शामिल होगा। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी मोशे की आ रही हैं। पूरा परिवार सज धज कर तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत ज्यादा होता है कूटनीतिक रिश्तों में, कैसी भावनाओं के जरिए भी कई बार देश करीब आते हैं। हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।